तेजी से फैल रही इस आग में सैकड़ों घर जल गए, कई प्रमुख सड़कें तक बंद हो गई हैं। भीषण आग के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में फैली बेकाबू हो गई है आग और अब तक हजारों एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को जलाकर खाक कर दिया है। आग इतनी भीषण है कि इसे बुझाने के सारे इंतजाम फेल होते नजर आ रहे हैं। लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा गया है। कैलिफोर्निया में लगी आग से $50 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पैलिसेड्स में लगी पैसिफिक पैलिसेड्स की आग ने करीब 3000 एकड़ जंगल को अपनी चपेट में ले लिया और फिर इसके बाद आग ईटन के जंगलों में फैल गई और फिर रिहायशी इलाकों तक अपनी आग जो है वो फैल चुकी है। आग फैलते फैलते स्लाइमर के जंगलों तक भी पहुंची है। 500 एकड़ से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में आग ने ले लिया है। तो ये भीषण दहशत है, लोगों के बीच भी दहशत है कि इस आग की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में फैली आग किस तरह रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। न जाने कितने कंक्रीट के बने घरों से इस तरह की आग की लपटें निकल रही हैं। आग के कारण अब तक 30,000 लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। जंगलों में लगी आग की वजह से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तेज हवाओं की वजह से पैसिफिक पैलिसेड्स और लॉस एंजलिस आग की जबरदस्त चपेट में है। आग का ये मंजर बता रहा है कि कैलिफोर्निया कैसे जल रहा है। और आग को बुझाते बुझाते कैलिफोर्निया में फायर ब्रिगेड सर्विस के भी हाथ पैर फूल गए हैं। तेज हवाओं की वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया का पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। इतनी खौफनाक आग के लिए कैलिफोर्निया के लोग और वहां का प्रशासन तैयार नहीं था। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आग अगर इसी तरीके से रफ्तार से फैलती रही तो अभी और बुरा दौर देखना पड़ सकता है। लॉस एंजलिस के आसमान में लपटें और धुआं देखा जा सकता है, जिस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लोगों को अपनी संपत्ति की नहीं बल्कि जान की परवाह है और इसीलिए लोग अपनी गाड़ियां, अपना घर सब कुछ छोड़कर चले गए, किसी तरह शहर से बाहर निकल जाएं, यही सब इस वक्त सोच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बहुत डरावनी तस्वीरें हैं। इतनी भीषण आग अमेरिका के इतिहास में शायद ही लगी हो, लेकिन आग बहुत ज़्यादा लग गई है और कई हज़ारों एकड़ आग ये फैल चुकी है, हज़ारों एकड़ एरिया में फैल चुकी है। और सबसे ज़्यादा नुकसान की बात यह है कि जो रिहायशी इलाके हैं, जो रेसिडेंशियल लोग रह रहे थे और उनके घरों तक आग पहुंच गई है। आग से सबसे ज्यादा नुकसान पैसिफिक पैलिसेड्स में हुआ है। यहां आग 1 मिनट में 5 फुटबॉल मैदान के बराबर जितनी जगह को जलाकर राख कर रही है। लॉस एंजलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे काउंटी में इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला काउंटी है। यहाँ पर 1 करोड़ लोग रहते। जंगल में फैल रही आग की वजह से यहाँ पर करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये जहाज से तस्वीरें ली गई हैं और प्लेन से जब तस्वीरें ली गई तो ये समझ में आ रहा है कि इस एरिया में पूरा आग फैली हुई है और कितनी विकराल ये आग होगी कि आपको प्लेन से नजर आ रहा है ये तस्वीरें कि काफी ज्यादा आग फैल गई है। जंगलों की आग रेसिडेंशियल इलाकों तक आ चुकी है, विकराल रूप ले चुकी है। आग न कितने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। तेजी से दूसरे इलाकों में भी ये आग फैल रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन पर हमला, सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाया है। हाइड्रेंट में आग बुझाने के लिए पानी नहीं था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर हमला बोला है, सरकारी व्यवस्था पर जो सिस्टम है उस पर सवाल उठाया है और कहा है कि हाइड्रेंट में आग बुझाने के लिए पानी नहीं था। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अब संभल के बाद अलीगढ़, जामा मस्जिद या फिर बालाए किला, क्योंकि विवाद एक और सामने आ गया है। और बड़ी खबर यह है कि संभल के 1978 दंगों की फाइल फिर से खोली गई है। यूपी सरकार ने दंगों की जांच के आदेश दिए हैं। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आएगी। संभल के जो एएसपी हैं श्रीचंद को जांच अधिकारी बनाया गया है। दंगों की जांच के लिए एसपी ने डीएम से प्रशासनिक जांच के लिए भी एक अधिकारी को नामित करने की मांग की है, जिससे पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच हो सके।
आपको बता दें कि 1978 के संभल दंगे की एक हफ्ते में जांच होगी। अब सवाल ये है कि अब क्या 47 सालों के बाद दंगों की जांच से कुछ पता चल पाएगा? एक हफ्ते में भीषण दंगे की जांच आखिर कैसे पूरी हो जाएगी? क्या एक हफ्ते में पीड़ितों और गवाहों के बयान दर्ज हो जाएंगे? क्या दंगों के प्रभावित परिवारों से एक हफ्ते में मुलाकात संभव होगी? दावा है कि करीब 169 एफआईआर दर्ज, और क्या एक हफ्ते में जांच संभव हो पाएगी? क्या पलायन कर चुके परिवार की एक हफ्ते में पहचान हो पाएगी? तो कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब अब जांच के बाद ही पता चल पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि एक हफ्ते, इतने कम समय में क्या इन सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा? क्योंकि दंगों के जो प्रभावित परिवार हैं वो पलायन भी कर चुके हैं। उन सब की पहचान कैसे होगी, उनसे मुलाकात कैसे होगी, और फिर उनसे कई सवालों के जवाब आखिर कैसे पुलिस की पूरी टीम लेगी, जांच की पूरी टीम लेगी, ये भी एक अहम सवाल है। क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है, 1978 का पूरा मामला है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, सवाल यही है कि बहुत लंबा वक्त हो चुका है इस दंगे को, और दंगों से पीड़ित जो परिवार था वो संभल छोड़ भी चुका है, पलायन भी कर चुका है। ऐसे में इतने कम समय में, एक हफ्ते के समय में, कैसे सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे और ये जांच पूरी हो पाएगी? देखिए, इस जांच पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हालांकि आपको बता दूं, मैं विधान परिषद सदस्य है शीश चंद्र शर्मा, उन्होंने कुछ दिन पहले 1978 में हुए दंगों की दोबारा जांच की मांग की थी। उन्हीं की मांग पर यह आदेश दिया गया है, जिसमें 2 लेटर्स इस वक्त संभल के एसपी के पास पहुंचे हैं, जिसमें एक गृह सचिव का लेटर है, एक मानवाधिकार आयोग का लेटर है। उसी लेटर के आधार पर एसपी के विष्णु ने डीएम से एक अधिकारी को तैनात करने की मांग की है, प्रशासनिक अधिकारी को, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से एएसपी शीश चंद्र शर्मा को इस पूरे मामले में नामित किया है, और प्रशासनिक अधिकारी के लिए एक एसडीएम का नाम मांगा गया है। इस पूरे मामले में 47 साल पुराना ये पूरा मामला है, और इस मामले की दोबारा से जांच करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें मरने वालों का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 24 है, जबकि कई सारे सार्वजनिक मंचों पर मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं, और दावा ये किया गया है कि 184 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दंगों का वास्तविक सच नहीं सामने आ पाया, मरने वालों का आंकड़ा, बेघर हुए लोग और प्रभावित लोगों की संख्या अब तक सामने नहीं आ पाई है। इन्हीं तमाम तथ्यों की जांच के लिए दोबारा से ये जांच की जा रही है। एक हफ्ते के अंदर जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये कि 47 साल पुराने दंगों की जांच एक हफ्ते के भीतर कैसे हो सकती है, तब जबकि बहुत सारे आरोपी और प्रभावित इसमें बेघर हो चुके होंगे, विस्थापित हो चुके होंगे या फिर मर गए होंगे। इसको लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि सरकार ये कह रही है कि एक हफ्ते के भीतर हम जांच कर लेंगे। बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं आप विपिन, और यही अहम है कि एक हफ्ते में आखिर 47 साल पुराने दंगे मामले की जांच कैसे हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें अभी भी जो हैं वो अनसुलझे हैं। शुक्रिया आपका विपिन पूरी जानकारी के लिए। तो अब तक आपने संभल में, बदायूं में ये मामला देखा कि मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया हिंदुओं की तरफ से, लेकिन अब एक और मामला अलीगढ़ से सामने आ रहा है। अब अलीगढ़ में मंदिर और मस्जिद वाला विवाद बढ़ रहा है। अलीगढ़ की मशहूर जामा मस्जिद लेकर नई दलीलें पेश की जा रही हैं। इस मस्जिद में मंदिर वाली खोज से जुड़ी याचिका को कोर्ट में स्वीकार किए जाने के बाद अब मौलाना और संतों के संवाद का तापमान अचानक से बहुत ज्यादा हो गया, और इसकी गर्मी पूरे देश में महसूस भी की जा रही है। और अब अलीगढ़ में मस्जिद में मंदिर वाली खोज हो रही है। पूरा मामला आपको हम समझा देते थे। और अलीगढ़ की इस जामा मस्जिद में अब महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है, लेकिन सच क्या है आज ये समझने की कोशिश करेंगे। एक याचिका के बाद सवाल है कि जिस जामा मस्जिद में 500 किलोग्राम सोने का दावा किया जाता है, क्या वो एक शिव मंदिर है? जिस मस्जिद में सोना ही सोना है, क्या उसे भगवान शिव के मंदिर तोड़कर बनाया गया है? एक ऐसी मस्जिद जिसमें सोने के 17 गुंबद बताए जाते हैं, क्या वो हिंदुओं का बालाए किला है? आज संभल, अजमेर और बदायूं के बाद अलीगढ़ पहुंचे मस्जिद में मंदिर वाले इसी रण पर हमने आपके लिए एक जरूरी रिपोर्ट तैयार की है, जिसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको दे रहे हैं। और अलीगढ़ में जामा मस्जिद या शिव मंदिर याचिका में क्या कुछ दावा किया गया है, आइए आपको बताते हैं कि याचिका में क्या कुछ कहा गया है। शिव मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद खड़ी की गई है, ये पहला बिंदु है याचिका में। याचिका में बौद्ध स्तूप
जैन मंदिर होने की भी दलीलें रखी गई हैं। ऊपरकोट में जामा मस्जिद हिंदू राजाओं का किला था, ये भी कहा गया है। कुछ लोगों ने जबरदस्ती जामा मस्जिद स्थापित कर दी। मस्जिद बनाने को लेकर मस्जिद बनाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। जामा मस्जिद पर पुरातत्व विभाग से भी जानकारी मांगी गई है, एएसआई से भी जानकारी मांगी गई है। पुरातत्व विभाग ने मस्जिद की जगह मंदिर की बात कही है। तो ये पूरी डिटेल है जो कि एफआईआर माफ कीजिएगा याचिका में सामने आई है। इस याचिका में ये बड़ी बातें कही गई है कि इस मस्जिद से पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई। अब अलीगढ़ में मंदिर या मस्जिद की बहस के बीच कई तरह की दलीलें सामने आई हैं, तो कई नए दावे भी किए जा रहे हैं। क्या कुछ दावे सामने आए हैं, आपको सुनाते हैं। तमाम चीजें एक सुनियोजित साजिश के तहत की जा रही हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी ताकतें मुलव्विस हैं, जो ये नहीं चाहती हैं कि मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब बाकी रहे। क्योंकि ये सनातन का बालाई किला एक शंकर भगवान का मंदिर, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध भगवान का भी वहाँ मंदिर है, जैन भगवान का भी मंदिर है। इसे आज़ाद करने के लिए इनको यहाँ से हटाया जाए और उसे शंकर भगवान के बौद्ध स्तूप किले को अपने स्वरूप में ला करके राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। तो ये अलीगढ़ की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाएंगे आपको मंदिरों की मस्जिद मिलेगी। तो इसमें पूरे भारत में सब जानते हैं इन लोगों ने हमारे साथ अन्याय हुआ है। अलीगढ़ की जामा मस्जिद में क्या कहता है इतिहास। मोहम्मद शाह के मुगल शासनकाल के दौरान मस्जिद का निर्माण हुआ। कोल के गवर्नर साबित खान जंगे बहादुर ने साल 1724 में ये बनवाई थी मस्जिद, और मस्जिद बनवाने में 4 साल लगे। वर्ष 1728 में बनकर के ये मस्जिद तैयार हुई। मस्जिद में अवधी और मुगल कालीन वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया। तो अलीगढ़ की जामा मस्जिद से जुड़ी ये जानकारी है जो आपको हम दे रहे हैं। ताजमहल बनाने वाले मुख्य इंजीनियर के पोते ने इसका निर्माण किया था। और इस पूरे विवाद पर आनंद अखाड़ा के महंत बालकानंद ने कहा है कि अब सनातन धर्म की शक्तियां जागृत हो रही हैं। तो उदासीन अखाड़ा के महंत दुर्गा दास ने कहा है कि विदेश आक्रांताओं ने मंदिरों को निशाना बनाया था और अब हमलों का सच उजागर हो रहा है। आकाश और पृथ्वी के बीच में जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं और जो दिव्य शक्तियां हैं वो सब जागृत हो गई हैं। तो जब वो जागृत हो गई हैं तो उनकी अनुभूति होने लगी है। तो अनुभूति होने से उनका प्राकट्य होने लगा है। जहाँ जहाँ हमारे मंदिरों पे अटैक किया गया है, ध्वस्त किया गया है, वो सब सामने उजागर होएगा और कोर्ट के द्वारा उसका निर्णय आएगा, सर्वे होएगा। तो अलीगढ़ का ये विवाद भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान का योग गुरु बाबा रामदेव ने समर्थन कर दिया है। TV9 के खास शो में बाबा रामदेव ने कहा कि भागवत का बयान राष्ट्रीय एकता के नजरिए से सही है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव। क्या स्वामी रामदेव संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान से सहमत हैं कि देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए? देखिए, मोहन जी बहुत बड़े विचारक हैं और आरएसएस एक बहुत गंभीर संस्था है, राष्ट्रवादी संस्था है। और लोग तो अभी तक तो यही आरोप लगाते थे कि ये तो मुसलमानों को टारगेट पे लेते हैं। उन्होंने जो बात कही है कि भाई जो कुछ बड़े हमारे तीर्थ हैं, बड़े देवस्थान हैं, उनको छोड़ करके बाकी हर जगह आप मंदिर मस्जिद करेंगे तो देश में जो सद्भावना का माहौल है वो बिगड़ेगा। तो मोहन जी ने जो बात कही है वो राष्ट्रीय एकता अखंडता संप्रभुता की दृष्टि से ठीक है। जहाँ तक रहा प्रश्न हमारे मंदिरों की अस्मिता का और आक्रांताओं ने जो हमारे मंदिर तोड़े, वो भी एक सच्चाई है। लेकिन मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया उनकी मनसा एकदम ठीक है। कुछ लोगों ने उसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा। मोहन भागवत जी ये भी कहते हैं कि कुछ लोग विवाद खड़ा करके हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अब ये थोड़ी बहुत ज़्यादा एक तरह से कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, लेकिन ये बात सही है कि विवादों से कभी कोई बड़ा नहीं होता। तात्कालिक रूप से हो सकता है किसी का नाम अखबार में चल जाए, टीवी पर ब्रेकिंग बन जाए, लेकिन आदमी बड़ा जो है वो अपने काम से होता है। इसलिए सबको मिलकर के ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे काम से हमारा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान बड़ा होना चाहिए, भारत बड़ा। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कवि कुमार विश्वास पर कटाक्ष किया है। TV9 के शो 5 एडिटर्स में उन्होंने क्या कहा, आप ये भी सुनिए। देश में एक बड़े कवि हैं कुमार विश्वास, जिनके बयानों की आजकल खूब चर्चा है
और उनके एक बयान में इशारा आपकी तरफ है। मैं वो बयान दर्शकों को सुनाता हूं, फिर जवाब आपसे लूंगा। नवरात्रि में मैंने उनका नमक खरीदा। व्रत का ऐसा अच्छा, वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। आप देखो, हंसोगे 3 दिन। उसके ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। तो आदमी क्या है, भावुक हो जाता है, वो चित्र बनाने लगता है कि यार बाबा कैसे चढ़ा होगा धोती ऊपर करके, कैसे फावड़े से नमक निकाला होगा, बालकृष्ण जी टोकरी लेके पीछे खड़े होंगे। अच्छा 25, अच्छा नीचे जो लाइन लिख रही थी, भाई एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा और हंसेगा 3 दिन। ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 7 फरवरी। अच्छा देखिए स्वामी जी, कुमार विश्वास जी का ये जो स्टेटमेंट, इसको हम एंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन आप उनसे मिले हैं, आपकी बात। अरे इनके पिताजी जब घर में आते हैं इनको जुतियाते हैं कि तू बाबा के बारे में उल्टा बोलना छोड़ दे, एक आदमी को तो बकस। इनकी माँ मेरी परम भक्त है, इनके पिता मेरे परम भक्त हैं, और ये मेरे सामने आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। ये तो इनका अब कभी तो है, क्यों पड़े रहते और हैं आप? जब तक ऐसे 2-4 बातें छोकेंगे नहीं तो इनका धंधा कैसे चलेगा। तो बहुत से लोगों के लिए, कुछ कॉमेडी करने वालों के लिए, कुछ कविता करने वालों के लिए, कुछ न्यूज चैनल वालों का हमसे यदि भला होता हो तो धन्यवाद। नहीं, वैसे आप इनको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ जवाब देना चाहेंगे इनको? अधिया। कोई जवाब नहीं, जवाबदेही पर खुद पर विश्वास कर। इस भगदड़ की वजह से विष्णु निवासम में 6 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई। करीब 40 श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। स्टैम्पीड के बाद कई घायलों को गंभीर चोटें भी आई हैं। हादसा वैकुंठ द्वार दर्शन का टोकन लेने के दौरान हुआ। दरअसल भक्त जब टोकन लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, उसी दौरान अचानक भगदड़ का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे पर गिरने लग गए, अफरा तफरी मच गई और इस वजह से पूरे परिसर में चीख पुकार मच गई। भगदड़ से मचा कोहराम विचलित करने वाला है। तस्वीरें जो सामने आई वो वाकई विचलित करने वाली हैं। एक दूसरे पर कैसे भीड़ चढ़ गई और लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मची भगदड़ पर अपडेट आपको दे देते हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू घायलों से मिलेंगे। थोड़ी देर बाद तिरुपति का दौरा भी करेंगे सीएम। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। अधिकारियों से घटना पर चर्चा करेंगे सीएम। बुकिंग काउंटर पर अचानक भगदड़ मच गई। टोकन के लिए बेकाबू भीड़ एक दूसरे को रौंदने लग गए। टोकन के लिए 4000 लोग टिकट काउंटर पर कतार में लगे हुए थे। यह आंकड़ा अपने आप में बड़ा है। टोकन देने के लिए 91 काउंटर खोले गए थे। इस काउंटर पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से जो पट्टीडा पार्क है वहां जाने के निर्देश दिए गए। पट्टीडा पार्क जाने के दौरान भगदड़ मच गई, भीड़ बेकाबू हो गई, एक दूसरे पर लोग चढ़ने लग गए, अफरा तफरी मच गई। यह हादसा रात में 9:30 बजे के करीब हुआ है। और श्रद्धालुओं की भीड़ आखिर क्यों, ये आपको बताते हैं। बैकुंठ एकादशी पर आस्था की वजह से ज्यादा भीड़ उमड़ी। बैकुंठ द्वार दर्शन की सुविधा 10 दिन तक होंगे दर्शन। आज सुबह 5 बजे से टोकन मिलने थे, मगर श्रद्धालुओं की भीड़ पहले से जमा हो गई। टीटीडी ट्रस्ट की तरफ से 1,20,000 टोकन जारी किए गए हैं। टोकन लेने के लिए लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कल रात भी 4000 से ज्यादा लोग इस पर काउंटर पर मौजूद थे और इसी दौरान भगदड़ मच गई। और तिरुमला जिला प्रशासन ने हादसे को बेहद गंभीर बताया है और कहा है कि अब हालात काबू में है। पूरे मामले की जांच जारी है। Every counter is peaceful except one MJM school where there was Padmavati Park and there was stampede there because there were around 4,000 to 5,000 people inside. They have come at once. So due to which there was a stampede. टोकन देने में जो बद इंतजामी है वो क्यों सामने आई? पटिड्डा पार्क में कतार लगाने का फैसला क्यों हुआ? 4000 लोगों को शिफ्ट करने का फैसला किसका था? क्योंकि ये बड़ी तादाद है लोगों की। श्रद्धालुओं की मौत की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? जो श्रद्धालु जिनकी मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तिरुपति भगदड़ की घटना पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी बोर्ड के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये वैकुंठ एकादशी का पर्व दिन में एकादशी दर्शन के लिए इधर हम टोकन इशू करने के लिए 91 काउंटर्स ओपन किया। ये बहुत बुरा बात है। और भैरवपट्टी का काउंटिंग सेंटर पर स्टैम्पेड हुआ, उधर
उस स्टैम्पेड में 6 डिवोटीज का डेथ हो गया और टोटली 40 पिलग्रिम्स वर एडमिटेड, वर गिविंग और बेस्ट मेडिकल सर्विसेज टू दैट अफेक्टेड। और वहीं टीटीडी ट्रस्ट की सफाई भी सामने आई है। एक डीएसपी के गेट खोलने पर श्रद्धालु उमड़े। गेट खोलने की वजह से भगदड़ मची, ये कहना है। तिरुपति हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था, टीटीडी ने कहा है। चेयरमैन BR नायडू तिरुमला के तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन ने दुख जताया है। वहीं तिरुपति हादसे पर टीटीडी चेयरमैन ने दुख व्यक्त किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना जताई इस हादसे के बाद। आंध्र सरकार हर संभव मदद कर रही है, ये भी कहा गया उनकी ओर से। प्रधानमंत्री ने तिरुपति हादसे पर दुख जताया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ मचने से दुखी हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। और वहीं राहुल गांधी ने भी संवेदना जताई है इस पूरे हादसे पर। कांग्रेस नेता कार्यकर्ता हर संभव मदद करें, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना है। तिरुपति में हुई भगदड़ बेहद दुखद है, ये राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। तिरुपति हादसे से मन दुखी है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य की तरफ से की गई थी। तिरुपति मंदिर की जो महिमा है वो द्रविड़ शैली 7 चरणों का गोपुरम है। गर्भगृह भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है। यहाँ पर धार्मिक स्थल है, 7 तीर्थों में से एक है। ब्रह्मोत्सव 9 दिन तक का यहाँ पर बड़ा उत्सव चलता है। मंदिर में प्रथा बाल दान करने की है। अब कौन करता है संचालन, आइए ये भी जान लेते हैं। जो संचालन किया जाता है, मंदिर संचालन और आयोजन संचालन, वो टीटीडी ट्रस्ट की तरफ से ही किया जाता है। अमीर है, कितनी दौलत आती है ये हम आपको बता दें, और चंदे के रूप में भी आती है और लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। आभूषणों का जो वजन है वहाँ पर 1000 से ऊपर किलो का आभूषणों का वजन है। चांदी के जो जेवर हैं वो 9071.85 किलो तक हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हैं तिरुपति मंदिर से जुड़ी हुई या ट्रस्ट से जुड़ी हुई, वो 7123 एकड़ में ये प्रॉपर्टीज़ फैली हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना 650 करोड़ का चढ़ावा आता है। 18,000 करोड़ कुल संपत्ति है और जो स्वर्ण भंडार है वो 11,329 किलो का स्वर्ण भंडार है। और अब बात दिल्ली के चुनावी घमासान की करेंगे। इस बार केजरीवाल के लिए दिल्ली में हैट्रिक जमाने की चुनौती है, तो कांग्रेस भी जोर शोर से दिल्ली में वापसी की कोशिश करने में जुटी हुई है। मगर दिल्ली की चुनावी लड़ाई में कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव के रुख ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है, तो अरविंद केजरीवाल को इंडिया फ्रंट के कई घटक दलों का साथ मिल रहा है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला होने पर कांग्रेस की दावेदारी कैसे रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो कांग्रेस ने दिल्ली के लिए डीएम प्लान भी तैयार कर लिया है। डीएम प्लान यानी कि कांग्रेस एक बार फिर दलित और मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाना चाहती है। वहीं बक्सर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस से किनारा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ तो पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों का दिल्ली चुनाव में साथ नहीं मिलने से कांग्रेस नाराज है। पवन खेड़ा ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस का वोटर लौटेगा, तो संदीप दीक्षित ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का साथ देने से पहले समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए था। हम 138 साल पुरानी पार्टी है, जब हमारा वोट लौट के आता है वो और कई लोगों को लेकर आता है, तो इन्हें इस बार मालूम पड़ जाएगा जब इनके पांव के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी। अब पता नहीं उनके पिताजी क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके पिताजी को तो मुझे याद है ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेताओं में गिना करते थे। ये बल्कि कहते थे कि सबसे जरूरी है कि इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव में हराया जाए। तो दिल्ली की इस बिसात में कांग्रेस खाली हाथ नजर आ रही है। वहीं ममता दीदी का समर्थन पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। साथ देने के लिए ममता बनर्जी का आभार। आपने हमेशा अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। समर्थन देने के लिए ममता दीदी का बहुत शुक्रिया। टीएमसी के समर्थन पर केजरीवाल का ये एक्स पर पोस्ट सामने आया।
और वहीं दिल्ली में कांग्रेस के अलग थलग पड़ने पर खूब बयानबाजी हो रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि इंडिया गठबंधन बिखर चुका है, तो हरियाणा और महाराष्ट्र में भी इंडिया फ्रंट की करारी हार हुई थी। वो अभी महाराष्ट्र में भी गए थे और उससे पहले हरियाणा भी गए थे, लेकिन जनता ने इनके किसी भी गठबंधन को नकार दिया है। ये सब मौसेरे भाई हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक टोटी चोर है तो दूसरा टॉयलेट चोर है। हर पार्टी स्वतंत्र है, उनका अपना फैसला है, अपना निर्णय है। जो दिल्ली का जो अभी चित्र है, राजनीतिक जो माहौल है, वो एक प्रकार से कुछ चीज़ों को लेकर केजरीवाल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तेजस्वी यादव स्वयं कह रहे हैं कि इंडी अलायंस नाम की कोई चीज अब है नहीं। और ये था क्या? ये लोकसभा चुनाव के दौरान मौका परस्त सारे भ्रष्टाचारी नेता एक हुए थे, क्योंकि जो गोंद था वो मोदी जी से नफरत करने का गोंद था। अब ये कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों में पड़ गई फूट, इंडी अलायंस गया टूट। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना शहर में रहस्यमय बीमारी फैल रही है। यहाँ के 3 गांव में पिछले 3 दिनों में अचानक से 60 लोग गंजेपन का शिकार हुए हैं। बुल्ढाना जिले के इन गांव में एक रहस्यमय वायरस ने खौफ पैदा कर दिया है। इस वायरस से प्रभावित लोगों के सिर में पहले खुजली होती है और 3 दिन के अंदर ही सारे बाल झड़ जाते हैं। इस वायरस की शिकायत मिलने के बाद डॉक्टर भी हैरान परेशान हैं। पूरे इलाके में खौफ फैला हुआ है। लोग इस रहस्यमय बीमारी की वजह से परेशान चल रहे हैं। तो बुल्ढाना जिले के कई गांवों में एक रहस्यमय वायरस ने खौफ पैदा कर दिया है। इस वायरस से प्रभावित लोगों के सिर में पहले खुजली होती है और 3 दिन के अंदर ही सारे बाल झड़ जाते हैं। इस वायरस की शिकायत मिलने के बाद डॉक्टर भी हैरान हैं। गंजा करने वाली बीमारी के 3 गांव परेशान हैं और वायरस से दहशत फैली हुई है। रहस्यमय वायरस के लक्षण हैं, तेजी से ये फैलती है, खुजली के साथ बाल साफ हो जाते हैं, 3 दिन में सारे बाल झड़ जाते हैं। लगातार झड़ते रहते हैं बाल और बुल्ढाना के 3 गांव इससे प्रभावित हैं। वो गांव है बोंडगांव, कालावाड़ और हिंगना। रहस्यमय वायरस के लक्षण हैं, तेजी से फैलती है ये और खुजली के साथ पूरे बाल साफ हो जाते हैं। और वायरस से गंजापन के शिकार क्यों हो रहे हैं? 1 महीने पहले आया ये मामला, 30 दिन से ज्यादा में ये बीमारी फैल गई है। बड़ी संख्या में लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों तक ये बीमारी फैल गई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इस बीमारी से पीड़ित हैं। रहस्यमय वायरस से डॉक्टर हैरान परेशान है कि हो क्या रहा है। प्रभावित लोगों का सैंपल अब लिया है, जिसके बाद अब जांच चल रही है कि आखिर ये वायरस किस तरह का है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात चीन की कर लेते हैं, क्योंकि चीन से भी बताया जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि एक वायरस और आ गया है, नया वायरस आ गया है। चीन के अस्पतालों में जबरदस्त भीड़ है। चीन का दावा है कि ये मरीज सांस से जुड़ी अलग अलग बीमारियों में हैं, और लेकिन दुनिया को चीन पर शक है कि चीन में एक और वायरस आ चुका है। दुनिया भर के देशों को ये डर है कि चीन की यह हालत HMP वायरस की वजह से ही है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई चीन सच छिपा रहा है? चेहरे पर मास्क, बच्चों को गोद में उठाए माता पिता और अस्पतालों के कॉरिडोर में पड़े ये बिस्तर। चीन से ये तस्वीर नए साल पर आई थी, जिसके बाद से दुनिया में HMP वायरस को लेकर अलार्म बज चुका है। दुनिया में नए वायरस को लेकर बहस छिड़ गई है। दुनिया भर के मेडिकल संस्थान चीन से आ रही खबरों पर नजर रख रहे हैं। कई जगह रिसर्च जारी है, लेकिन चीन HMP पर चुप है। आरोप है कि चीन नए वायरस को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। दरअसल चीन में बेहद तेजी से सांस की बीमारियों से जुड़े केस बढ़ते जा रहे हैं। चीन के अखबार नानफैंग डेली के रिपोर्ट के मुताबिक चीन में इन्फ्लुएंजा वायरस के केस तेजी से बढ़े हैं। 99% से ज्यादा मामले इन्फ्लुएंजा A के हैं। इसके साथ ही HMP वायरस के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर के बाद से जियांगसू प्रोविंस के अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। यहां रोजाना 800 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
इधर चीन के सोशल मीडिया पर एक नई खबर भी वायरल हो रही है, जिसके दावे बेहद डराने वाले हैं। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में बेहद डराने वाले संकेत छिपे हैं। इससे लगता है कि जो इंसान लंबे समय से बाहर नहीं गए वो भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। दरअसल चीन में कई ऐसे बुजुर्ग संक्रमित पाए गए हैं जो लंबे वक्त से घर से बाहर नहीं निकले। हालांकि माना जा रहा है कि ये सभी बुजुर्ग अपने बच्चों के जरिए इस वायरस की चपेट में आए होंगे। यानी कोई शख्स अगर बीमार नहीं है और इस वायरस से संक्रमित है तब भी ये वायरस आपको अपनी चपेट में ले सकता है। हालांकि चीनी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में कितना दम है ये कहना मुश्किल है। इधर WHO की तरफ से भी चीन को लेकर संशय की स्थिति है। WHO के यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर हेनरी ने HMP पर बात करते हुए कहा, स्वास्थ्य आपातकालीन की तैयारी बेहद जरूरी है। ऐसे में गलत सूचना घातक हो सकती है, इसीलिए WHO सही जानकारी पर जोर देता है। साफ है WHO को भी शक है कि चीन को छिपा रहा है, जो दुनिया में बड़ी आफत ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। 11 जनवरी को अमित शाह की बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली के झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात करेंगे अमित शाह। करीब 3000 झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों से गृह मंत्री का संवाद होगा, बातचीत होगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा। 3000 झुग्गियों के प्रधान से मुलाकात है। मुलाकात का क्या कुछ कार्यक्रम है, आमोद राय हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आमोद, क्या कार्यक्रम बताया जा रहा है अमित शाह का? देखिए, गृह मंत्री शनिवार को दिल्ली के झुग्गियों के करीब 3000 के ज्यादा जो प्रधान है, जो प्रतिनिधि वहां के हैं उन झुग्गियों के, उनसे मिलेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनके दुख सुख को जानेंगे। चूंकि बीजेपी लगातार पिछले 4-5 महीनों से ये कैंपेन चला रही है कि झुग्गियों में उसके नेता, जो दिल्ली के नेता हैं, जाकर हफ्ते में एक दिन नाइट स्टे करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं और उनकी दुख सुख के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो समस्याएं उनके सामने है उससे रूबरू कराएंगे गृह मंत्री को और उनको आश्वासन देंगे कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार भविष्य में बनती है तो वो क्या क्या कर सकते हैं। खास बात यहाँ ये है कि दिल्ली के जो झुग्गियां हैं, जितनी भी झुग्गियां हैं, माना जाता है कि आम आदमी पार्टी की वहां ज्यादा पकड़ है, ज्यादा मजबूत पकड़ है और इसलिए बीजेपी को वहां वोट नहीं मिलता। अमित शाह का ये जो संवाद है निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के उस वोट बैंक में शेयर लगाने की कोशिश के तहत देखा जा सकता है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश लगातार 6 महीने से ये कैंपेन चला रही है और उसका फायदा लेने का वक्त अब आ गया है। ऐसे में गृह मंत्री के साथ उनकी बैठक और वार्ता निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक मजबूती देने वाला कदम हो सकता है। बिल्कुल देखना होगा कि कितनी मजबूती मिल पाती है, क्योंकि 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से ये मुलाकात और संवाद का कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर जनाधार बढ़ाने की बीजेपी की एक कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद, जानकारी देने के लिए।